हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की चर्चा करी थी, जिसमें हमने डिस्टेंस एजुकेशन और इग्नू का पूरा विस्तार में आपका क्या चर्चा किया है। आज जो है वो हम लोग कन्वेंशनल लर्निंग में शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी, है ना। तो उसकी शुरुआत करने से पहले सर आपको क्या करना है, आइए जानते हैं, चलते हैं क्लास में, है ना। ये देखिए, सबसे पहले आपको काम कर लेना है क्या, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको ये नोट्स मिलेगा। प्लस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर देना है, बस सिंपल। कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 13, ऑलरेडी हायर एजुकेशन में 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, जाइए वो लेक्चर्स भी देखिए, आपको उसमें भी मजा आएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है ना। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में, उनके स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है ना। तो इसकी चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। देखिएगा, बेसिकली अगर हम बात करें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उस हिसाब से, तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया का जो है, उसमें तीन तरीके की बात होगी। एक तो पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसीज बनाती है ना, दूसरा होता है रेगुलेटरी, और तीसरा जो है एक्रेडिटेशन बॉडीज होती है कि उनका एक्रेडिटेशन करने वाला, है ना, कि भाई तुम काम कर रहे हो ठीक कि नहीं कर रहे हो, उसका मार्किंग देने वाली बॉडीज। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये बॉडीज है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज की चर्चा करने वाले हैं हम। किसकी करने वाले हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, इसका तो आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया, ये डिपार्टमेंट का नाम बदल क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसकी भी चर्चा करेंगे। कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी भी चर्चा करेंगे। और स्टेट काउंसिल्स कहाँ कहाँ हैं, इसकी भी क्लास में आज चर्चा करेंगे, तो ज्यादा लेट ना करेंगे। उसके बाद देखिए, आपको उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्रेडिटेशन की बॉडीज होती हैं, एनबीए और नैक, और एक होता है एबी एग्रीकल्चर के लिए, वो भी, इसकी भी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इसके बाद फिर ये सारी बॉडीज आएंगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, फिर एआईसीटी, ये सारी बॉडीज की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्लानिंग से रिलेटेड जो भी, सॉरी, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो भी बॉडीज हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, तो जिसमें सबसे पहली जो बॉडी आई, जो सबसे पहला जो हेड आ गया, देखिए वो है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, बात सिंपल सी है, सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, गवर्नमेंट तो हर जगह होती है जिधर होती है। हर गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि हमारा देश जो है, ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो हमारा देश में जो हो रही है इकोनॉमी है, व्यवस्था है, उसको चलाने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। अब उसको चलाने के लिए देखिए, जिस देश की जनता जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी, उस देश का विकास उतना ज्यादा अच्छे तरीके से संभव है। ये बात आपको पता है, बिल्कुल। तो उसी के लिए एक बॉडी बनाई गई, किसके लिए, कि भाई हमारा एजुकेशन जो सिस्टम होगा उसको कोई ना कोई तो देखेगा। जी बिल्कुल। तो जब उस एजुकेशन को देखने के लिए जो बॉडी बनाएगी, उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आई? जी सर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका क्या पर्पस है, कब आया, उसको एमएचआरडी कब बनी, है ना, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब बना, उसकी आगे चर्चा करते हैं। इसका पर्पस क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसके डिटेल में हम चर्चा करते हैं, है ना। आइए, क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है एजुकेशन प्लेज एन सिग्निफिकेंट एंड रेमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो बोल रहा बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन एक सिग्निफिकेंट और रेमेडियल रोल प्ले करता है ताकि जो है कंट्री सोशियो इकोनॉमिक तरीके से क्या हो सके, आपका बैलेंस कर सके। कह रहा है सिंस सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, हर देश के जो आपके क्या होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, है ना। इंसान ही तो है कोई भी कंट्रीज के लिए। तो यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखा गया कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। Our billion strong nation needs nurture and care in the form of basic education to achieve better quality of life। बिल्कुल सही बात है कि आप जो बिलियंस की जो जनता है ना, उसको क्या चाहिए, बेसिक एजुकेशन जरूर देना चाहिए ताकि वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए, अचीव कर पाए। कह रहा दिस वारंट्स ऑन all round development of the our citizens which can be achieved by building a strong foundation in education। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की जरूरत है, और किसको, सिटीजन्स को, जो क्या कर सकता है,
एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर सकता है नहीं किसी भी नेशंस के लिए। सो कह रहा है इन परसुएंस ऑफ द मिशन, इस मिशन को लेकर है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज क्रिएटेड ऑन सितंबर 26 1985। उस समय इसको मिनिस्ट्री ऑफ ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा गया था ना, MHRD, ठीक है। तो कब आया? 26 सितंबर 1985 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्रिएशन किया गया थ्रू दिस 174th अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 174वां अमेंडमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, 1961 में। तो करंटली MOE वर्क्स थ्रू 2 डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 2 तरह के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। कैसा कैसा? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो 12th से नीचे के लिए है ना, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो 12th के बाद के लिए सारी चीजें। ये 2 डिपार्टमेंट काम कर रही है, ठीक है। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको देखने को मिलेगा। कह रहा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री वुड बी, क्या होगा भाई ऑब्जेक्टिव? आइए एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो नेशनल NP है उसको फॉर्मुलेट करना, एंड टू इंश्योर दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। बोला भाई साहब जो इस बात को भी इंश्योर करना कि जो इम्प्लीमेंट किया गया वो सही तरीके से किया जाए। कह रहा दूसरा क्या है? प्लान्ड डेवलपमेंट including expanding access and improving the quality of the educational institution throughout the country। तो बोल रहा है एक प्लान डेवलपमेंट हो, है ना। प्लान डेवलपमेंट कहने मतलब प्लानिंग करके फिर उसका आप क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। वो इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस मतलब एक्सपेंड भी करना, है ना, और उसके तहत क्या करना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना पूरे कंट्री में। कह रहा है इंक्लूडिंग इन द रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू इन एजुकेशन। बोल रहा है वो सारे रीजन्स को भी लेके चलना, वो सारे क्षेत्र भी लेके चलना जिसका जहां पे इजी एक्सेस नहीं है किसका? एजुकेशन का, तो उसको भी हमको कंसिडर करके चलना है। तीसरा है पेइंग स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक द पुअर, फीमेल्स एंड माइनॉरिटीज। तो स्पेशल अटेंशन इनको दिया जाना चाहिए, पुअर को, फीमेल्स को और माइनॉरिटीज को। कह रहा प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। ये किसका पर्पस क्या है? कि भैया स्कॉलरशिप देना। अब स्कॉलरशिप कौन देता है? यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत कि भैया कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ पाए। आप अभी JRF करोगे, स्कॉलरशिप मिलेगा PhD करने के लिए जी, तो कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आए जी सर? तो वही कह रहा है इन द फॉर्म लोन सब्सिडी दे दे टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो भाई साहब JRF क्या है? वही है, आपकी मेहनत का फल ही है वो जो स्कॉलरशिप आपको मिलता है। बात समझ में आ रही है जी सर? चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार। 5 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं? कह रहा है इंकरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो वहां भी कोऑपरेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग वर्किंग क्लोजली विद द यूनेस्को के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो भी, एंड द फॉरेन गवर्नमेंट्स एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज टू एनहांस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो क्या करना? एनहांस करना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो भी कंट्री में है वो। तो बेसिक सा चीजें, इसमें कुछ है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका क्या है? एक बॉडी है जिसके अंदर 2 तरीके की डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक तो कौन? स्कूल से नीचे वाला मतलब 12th से नीचे वाला, और एक 12th से ऊपर वाले सारे हायर एजुकेशन जो आते हैं। और ये रहे इसके क्या 5 आपके ऑब्जेक्टिव, बस आपको ध्यान में रखना है, बात बन जाएगी। अब जो दूसरा जो ये आ रहा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव और इसके डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, पहले इसका नाम क्या था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था, ठीक है, 1925 में। उसका नाम बाद में 1967 में शायद चेंज किया गया और 1973 में इसका नाम पूरी तरीके से बदल दिया गया। आइए देखते हैं डिटेल में, फिर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड of India as an apex inter university organization on March 23rd 1925। तो बोला भाई इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को इंडिया में एपेक्स कब बनाया गया भाई? 23 मार्च 1923 को, सॉरी 1925 को, इन अ मीटिंग ऑफ द वाइस चांसलर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चांसलर्स आए और रिप्रेजेंटेटिव उसके आए हर यूनिवर्सिटी के, है ना। वहां पे एक मीटिंग हुई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी वाज द कल्मिनेशन ऑफ द नीड टू ब्रिंग together all university in India on a common platform through a coordinating body to protect the interest of the students as well as the universities। तो बोला भाई साहब सीधा सीधी बात है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये जरूर हुआ, लेकिन इसका पर्पस क्या था कि सारे यूनिवर्सिटी को एक साथ लेके आए ताकि आप क्या कर सके? कोऑर्डिनेट कर सकें, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, यूनिवर्सिटीज के जो सारे चीजें हैं उसको देखा जा सके। तो बेसिकली इसीलिए नाम दिया गया एसोसिएशन,
एक साथ मिलके जितनी भी सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो मिलके और सारा अपना लेवल को क्या करे, इंक्रीज कर ले। देखिए कह रहा था ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज स्पेशली बाय वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड अलाइड एरियाज। देखो क्या ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करेंगे यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज को, कैसे शेयर करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करके क्या कोऑपरेशन करके फील्ड किसमें, एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, अलाइड सर्विसेज में, ये सारे जगह पे आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। बात समझ में आया जी। कह रहा प्रायर टू दिस, इससे पहले हैविंग सच एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय द सैडलर कमीशन इन 1919 फॉलोड बाय अ रिजोल्यूशन मेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स of the Indian Universities convened at Simla 1924। तो बोला भाई साहब इससे पहले जो है सैडलर कमीशन में इसके बारे में बात रखा गया था, और बाद में जब वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई शिमला में, शिमला कॉन्फ्रेंस में, तो भी वहां उसकी बात रखी गई। और द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एक्वायर्ड अ लीगल स्टेटस विद इट्स रजिस्ट्रेशन एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कब? ऑन सितंबर 29, 1967। तो बोल रहा है जब IUB था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, उसको लीगल स्टेटस जो है वो मिला कब? वो मिला आपका 29 सितंबर 1967 को। किसके तहत मिला? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मिला। बात समझ में आ रही है जी सर। कह रहा एंड वाज रीनेम्ड, और इसका नाम भी बदला गया। कब? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU इन 1973। तो 25 में ये यूनिवर्सिटी आई, ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसको इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी कहते हैं। उसके बाद 67 में जो है इसको लीगल स्टेटस मिला 29 सितंबर 1967 को, और उसका नाम जो बदला गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, वो 1973 में चेंज किया गया। बात समझ में आई जी सर। अब देखिए कह रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन AIU is actively engaged in the growth and development of higher education। तो ये भाई साहब किसके लिए है? ग्रोथ और हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए है। The membership of AIU includes all type of universities। देखो इसमें किस चीज को, किस यूनिवर्सिटी को मेंबरशिप मिला है? तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल हैं, प्राइवेट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सब के सब इसके पार्ट है। कह रहा है इन एडिशन टू इंडियन यूनिवर्सिटीज के अलावा 13 यूनिवर्सिटीज, मतलब 13 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम UK आर इन इट्स एसोसिएट मेंबर्स। तो ये जो 13 और यूनिवर्सिटीज जो है ना अलग अलग जगह के, वो इसके साथ में इंडियन यूनिवर्सिटीज के अलावा। बात समझ में आ रही है जी, इसीलिए इसका नाम रखा गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। चलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका याद करने वाला, जिससे क्वेश्चंस पूछा गया है, वो आपका है ऑब्जेक्टिव। इसका याद करिएगा, एक बार देखिएगा, 2-3 बार जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है ना, फिर लास्ट में पढ़िएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सर्व एज ए इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे सर्व करना है? इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह। टू एक्ट एज ए ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। तो क्या बोला? ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह आपको ट्रीट करना है और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना है। कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसेंट अमॉन्ग्स यूनिवर्सिटीज। करेक्ट। टू एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट एंड टू कोऑपरेट विद द अदर यूनिवर्सिटीज और बॉडीज, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, इन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो देखो यूनिवर्सिटी जो आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो भी कनेक्ट करने का काम है ना, और कोऑपरेट करने का काम क्या? अदर यूनिवर्सिटीज से, सारे यूनिवर्सिटी से आपको क्या, नेशनल और इंटरनेशनल को कॉमन इंटरेस्ट के साथ। मतलब सीधा सीधी अगर बात करें तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है भाई सारे लेवल पे, जो भी इंडिया लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो भी यूनिवर्सिटीज हो उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स चेक करता है। कहता है टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। भाई साहब सारे यूनिवर्सिटी, कोई देश से, मान लो फॉरेन से कोई एक बॉडी अगर भेजा जाएगा यूनिवर्सिटीज के बिहाफ में, तो कोई बॉडी आएगी जी, लेकिन इंडिया से कौन जाएगा? AIU जाएगा, क्योंकि यही रिप्रेजेंटेटिव का यूनिवर्सिटीज, जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? AIU। चलिए, टू प्रमोट और अंडरटेक सच प्रोग्राम्स एज वुड हेल्प improve standard of instruction, examination, research, test books, scholarly publications, library organization and such other programs as may contribute to the growth and propagation of knowledge। तो बोल रहा है भाई साहब आपको क्या करना? प्रमोट करना है जो
आपके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में, एग्जाम में, टेक्स्ट बुक में, पब्लिकेशंस में जो आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव करे उसकी बात कर रहा है कि इसको प्रमोट करेंगे। कह रहा है टू हेल्प यूनिवर्सिटीज टू मेंटेन देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर, तो यूनिवर्सिटी को हेल्प करता है कि वो अपना ऑटोनोमस कैरेक्टर मेंटेन करके रह सके। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ मेंबर्स ऑफ द teaching and research staff, sharing of infrastructure, joint research products and publication between the university in India or abroad। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, रिसर्च के लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा काम ये फैसिलिटेट करता है। कह रहा है टू अपॉइंट और रिकमेंड वेयरएवर नेसेसरी अ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन, तो अपॉइंट भी करना या रिकमेंड करना का जहां जरूरी हो कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन का। कह रहा है एट एनी कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल ऑन एजुकेशन, जो भी एजुकेशन के लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हो रहे हैं तो उसको यहाँ रिकमेंड और क्या करता है, अपॉइंट करता है। कह रहा है नेक्स्ट टू असिस्ट यूनिवर्सिटीज इन ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर डिग्रीज, तो यूनिवर्सिटी को असिस्ट करता है कि आपको जो डिग्री मिला है उसका रिकॉग्निशन मिले, डिप्लोमा हो, एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इंडिया एज वेल एज फॉरेन, तो ये सारे यूनिवर्सिटी को क्या करता है, असिस्ट करता है। टू अंडरटेक ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिटेट कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, लेक्चर्स, रिसर्च ऑन वेरियस थीम्स पर्टेनिंग टू हायर एजुकेशन, तो ये भी काम है इसका। टू एक्ट एज ए नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एनएसपीओ की तरह भी ट्रीट करना। टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एट अ नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन, तो जो भी पार्टिसिपेशन है यूनिवर्सिटी का उसको एनहांस कराने का काम भी इसका है। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन लिंकेज with the organization dealing with the youth welfare, student information services, cultural programs, adult education and such other activities are conducive to the betterment and welfare of the students and teacher and others connected with university, तो जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लिंकेज हैं इसके थ्रू आप वेलफेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन सर्विसेज चलाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो, ये सारा चीज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इसका बात भी यही ध्यान रखता है। ठीक है, टू एक्ट एज ए सर्विस एजेंसी to universities in whatever manner if it may be required or prescribed, to undertake and facilitate the publication of newsletter, to promote digitalization and provide value added services to its member universities, तो digitalization को promote करना और value added services को क्या करना, provide करना है ना अपने member universities को। चलिए, तो ये था ऑब्जेक्टिव, आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा, देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसको तो रटना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 2-3 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहना है, बीच बीच में 7 दिन में 10 दिन में एक बार रिवाइज करते रहिएगा, काम आपका बन जाएगा। तो एक है विजन, इसका विजन क्या, टू इमर्जेंस एज ए डायनेमिक सर्विस एंड एडवाइजरी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, क्या बोलना है कि इमर्ज होना है डायनेमिक सर्विस और एडवाइजरी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने के लेवल पे सबसे टॉप लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बाय अंडरटेकिंग सच इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स व्हिच कुड स्ट्रेंथन एंड पॉपुलराइज इंडियन हायर एजुकेशन एज ए लीडिंग एज सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड प्रमोट ग्रेटर नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द हायर एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन, स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो भाई साहब मिला जुला के इसका पर्पस क्या, विजन क्या, विजन कि भैया हमको नेशनल इंपॉर्टेंस का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर तक लेके जाना है हर फील्ड में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्सटेंशन, इस सारी चीज में। मिशन क्या, टू प्रमोट एंड रिप्रेजेंट द हायर एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स, तो ये क्या करना कि भैया जो भी हमारे लेवल पे हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। बात समझ में आई जी सर? तो ये थी 2 बॉडी, ठीक है जी, कौन कौन सी, पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अब आइए 2 और बची हुई, क्या क्या, एक तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब, जो लिंक लेता है स्टेट का और किसका, सेंट्रल का। देखो पहली वाली जो थी वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती थी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, इसीलिए बोला गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद दूसरा है कैब, ये इंडिया लेवल पे जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, एडवाइस देने का काम होता है, वो इसका है। देखिए कह रहा था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड में जब एडवाइस देने की बात आती है तो सबसे हाईएस्ट बॉडी कैब ही है।
ठीक है, कह रहा है इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेशन। तो जो ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है कौन है सर, यही है ना। उसके बाद इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1920, 1920 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, 1923 में फिर डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, पैसा नहीं था इस वजह से। इट वाज रिवाइव्ड 1935 में आया और तब से अभी तक है ही। कह रहा द आइडिया दैट देयर शुड बी ए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 19 में। तो सैडलर कमीशन जो था, जिसको कलकत्ता कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला रिकमेंडेशन उन्होंने ही दिया था कि भाई कैब नाम की एक बॉडी बनाई जाए। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव है, देखिए, टू प्रोवाइड सजेशन टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री इन प्रिपेयरिंग द सिलेबस। तो बोल रहा है सबको सजेशन देना, पूरे इंडिया लेवल पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करना, सजेशन देना, किसके लिए, सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट एंड द सेंटर टू शेयर देयर व्यूज अबाउट द इंप्रूविंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड को कैसा बढ़ाया जाए, उसके लिए भी कॉमन प्लेटफॉर्म में जहां स्टेट और सेंटर दोनों लेवल के व्यूज को ध्यान में रखा जाता है। टू एडवाइज द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, क्या किस चीज का एडवाइस देना भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन एजुकेशनल क्वेश्चन है तो वो आपको क्या करेगी, एडवाइस देने का काम करेगी। क्या, अपॉइंट कमिटीज फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन एंड ऑन वेरियस एजुकेशनल इश्यूज, और वो अपॉइंट करती क्या, कमिटी को, ताकि रिकमेंडेशन दे सके अलग अलग एजुकेशनल इश्यूज पे। फिर लास्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, टू आस्क फॉर एक्सपर्ट रिव्यूज and information and suggestions from the various government agencies, non-government organizations and the institution in the matter to pertaining to education। तो एक्सपर्ट रिव्यूज की बात की गई है, इंफॉर्मेशन और सजेशन अलग अलग गवर्नमेंट से मिले, इसकी बात की गई है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन क्या था भाई साहब, काम क्या, रिव्यू करना प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, कि टाइम टू टाइम पर देखते रहना कि भाई जो काम कर रहा है एडवाइस देने का वो सही है या गलत है। कह रहा है अप्रेज द एजुकेशनल पॉलिसीज, आप एजुकेशन पॉलिसी को अप्रेज करना, इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर दिया उसको अप्रेज करने का काम। एंड ऑल्सो एडवाइज द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑन वेरियस नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसे और भी क्या देना, किस तरह एडवाइस देना, किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, तो उनको, ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है बेटर हो सके, बढ़िया हो सके। ठीक है जी। और लास्ट में जो है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, जो अलग अलग स्टेट में बना हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, तमिलनाडु स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, यूपी स्टेट एजुकेशन काउंसिल, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन त्रिपुरा अगरतला, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये था जी आपके पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2-3 बार पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, दिमाग में खुद रह जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है ना, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, वो अपने दिमाग में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या, तो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है सारे के ऑब्जेक्टिव्स और इसके डेट्स, और ये जो आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के डेट्स नोट्स डाउन कर लेना, इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस को देख लेना, इससे इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।